हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतर सेशन की। लेकिन उससे पहले आप लोग बताएंगे कैसी तैयारी चल रही है भाई, और कोई डाउट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा ये जरूर कहना है कि आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं होमवर्क के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से आंसर करना है। और आफ्टर सेशन, यानी कि जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको कमेंट सेक्शन में उन सारे प्रश्नों के आंसर्स लिखने हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उन विद्यार्थियों को नाम जरूर क्रॉप करके यहां पर दिखा सकें और बेहतर तरीके से जो बाकी के विद्यार्थी हैं उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी बढ़िया तरीके से यहां पर आंसर कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, द सियरा नेवादा माउंटेन इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट, यानी कि सियरा नेवादा जो पर्वत है ये किस महाद्वीप से संबंधित है। देखो भाई, सियरा नेवादा जो माउंटेन है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, समझना है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाता है भाई? नॉर्थ अमेरिका में ये है। अब यहां पर देखिए, हमारे सामने नॉर्थ अमेरिका भी है कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है और एशिया भी है। यहां पर अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि भाई ये सियरा नेवादा के बाद में बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं माउंटेन्स, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अगर पूछा जाए एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा है जहां से तीनों रेखाएं, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर लाइन तीनों गुजरती हैं, तो ये आपका एकमात्र कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, याद रखना है। अब माउंटेन्स की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हो जो भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत होता है, हम लोग जानते हैं। यहां पर सतपुड़ा विंध्याचल है, ये इंडिया वाला। ब्लैक फॉरेस्ट अगर पूछा जाए तो ये जर्मनी में है। और देखिए द सियरा नेवादा इन नॉर्थ अमेरिका, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चंस और बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखो भाई, कौन सा सही नहीं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। दिया गया एक तरफ आपके वॉल्केनोज दिए गए हैं और एक तरफ कंट्रीज दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा मिसमैच है, यानी कि एक वॉल्केनो वहां पर स्थित नहीं है। पहला दिया गया चिम्बारोजा इक्वेडोर, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट विसुवियस इटली या कोटोपैक्सी जापान। इनमें से कौन सा मिसमैच है ये आप लोगों को बताना है। देखो बच्चे, बड़ा ध्यान से समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये जो आपका दिया गया कौन सा सही नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चिम्बारोजो इक्वेडोर में है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, माउंट विसुवियस इटली में है, लेकिन कोटोपैक्सी ये भी आपका इक्वेडोर में है। तो कोटोपैक्सी या जापान में नहीं है। अगर जापान का पूछ लिया जाए तो जापान का आपका हो जाता है फ्यूजियामा। जापान का कौन सा हो जाता है? फ्यूजियामा। जापान में आपका ये कोटोपैक्सी नहीं है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। तो चलिए कुछ और वॉल्केनोज के बारे में हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। कोटोपैक्सी इक्वेडोर हो गया, चिम्बारोजो इक्वेडोर हो गया, माउंट किलिमंजारो तंजानिया हो गया, माउंट विसुवियस इटली हो गया एंड माउंट फ्यूजियामा आपका जापान हो गया। यही आपका मिसमैच दिया गया था। ठीक है बच्चे, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला सवाल है आपका, द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर्स आर फाउंड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में कौन से दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव जी या संभवनाथ अरिष्टनेमी या संभवनाथ ऋषभदेव या ऋषभदेव अरिष्टनेमी। फटाफट आंसर करोगे भाई। ऋग्वेद में कौन से दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? अब देखो यहां पर एक बड़ा बेहतरीन और क्वेश्चन बनता है, कितने टोटल तीर्थंकर हैं? तो आप कहेंगे 24। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। संस्थापक कौन से हैं? तो ऋषभदेव संस्थापक हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आप कहेंगे महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन रही। अब प्रश्न यहां पर पूछा गया है किनके नाम भाई आपके ऋग्वेद में मिलते हैं, तो याद रखना है आंसर है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी ये कौन से हैं? ये 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं और ऋषभदेव जी पहले नंबर के तीर्थंकर हैं, यानी कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं और अरिष्टनेमी आपके 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर है भाई सारे लोगों को? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ऋषभदेव वाज फाउंडर। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन से जैन तीर्थंकर का सिंबल क्या है? तो दो के सिंबल जरूर याद रखने हैं, खासकर
एक जैन तीर्थंकर का सिंबल बहुत पूछा जाता है और वो हैं आपके पार्श्वनाथ जी, वो हैं आपके पार्श्वनाथ जी। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के ये 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जो सिंबल है वो है आपका सर्प फण, यानी कि सांप का फन इनका सिंबल है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको समझ लीजिए। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और ऋष्णनेमि, इनका नाम मिलता है। विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण का अवतार भी कहा गया। एक क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है, कौन से जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा भाई ऋषभदेव को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। उससे पहले यहां पर देखो एक बहुत बेहतरीन चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मल सूत्र, यह पूरा जैन लिटरेचर है। इस जैन लिटरेचर को एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है आगम। अगर कभी सवाल पूछा जाए जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं तो आगम। चलिए अब क्वेश्चन आपका आ गया भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, हुज वाइस प्रेसिडेंट वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू हैव डाइड इन ऑफिस? एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति कौन से हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी? कृष्णकांत जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, या मोहम्मद हामिद अंसारी, या जैल सिंह साहब, या जैल सिंह साहब? फटाफट से आंसर करोगे भाई। करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए इसका? तेजी से आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो भैया बहुत ध्यान से समझिए, ये जो आपके एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुई है वो कृष्णकांत जी हैं। कौन है? कृष्णकांत जी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिवस टीचर्स डे के रूप में हम सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। हाँ, ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, ठीक है भाई, क्लियर है। ज्ञानी जैल सिंह साहब एकमात्र सिख राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उससे पहले यहां पर देख सकते हो आप लोग, जो मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया हुआ है, ये हमारे कुछ वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ये वेंकैया नायडू साहब हैं, ये पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, ठीक है। सारे के सारे हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। राधाकृष्णन साहब पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार 52 से 57 और 57 से 62 तक पद धारण किया। उसके बाद हमारे हामिद अंसारी जी जो आते हैं, ये भी 2 बार आपके लगातार उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अब देखिए एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसका आंसर करना है आप लोगों को। क्वेश्चन दिया गया है, जलैपला दर्रा और लिपुलेखला दर्रा ये आपका कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, या आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये 2 दर्रे पूछे गए हैं, इसी सीक्वेंस में आपको आंसर करना है कि भाई जलैपला कहां पर है और आपका लिपुलेखला कहां पर है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझिए, जलैपला जो दर्रा है ये आपका कहां पर हो जाता है? ये सिक्किम में हो जाता है। लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग पासेज याद कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। देखिए भाई, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये आपके जम्मू कश्मीर हो गए, सिपकिला हिमाचल प्रदेश हो गया, जलैपला नाथुला सिक्किम हो गया, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश हो गया, नीति लिपुलेख ये सब आपके कहां पर हो गए? उत्तराखंड में हो गया, माना नीत लिपुलेख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल टाइगर डे। क्या पूछा गया है? इंटरनेशनल टाइगर डे या विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 18 जुलाई, 12 जुलाई, 29 जुलाई या 26 जुलाई? इंटरनेशनल टाइगर डे ये आपका कब मनाया जाता है? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखिए इंटरनेशनल टाइगर डे की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल टाइगर डे आपका 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। 18 जुलाई जो है यह इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंडेला दिवस 18 जुलाई को। 12 जुलाई अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो मलाला डे। कौन सा? मलाला डे जो है यह आपका 12 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उससे पहले यहां पर उसका एक्सप्लेन मैं यहां पर किया हूं।
जो आपका ग्लोबल टाइगर डे है, ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे जिसको हम लोग कहते हैं, ये बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वार्षिक उत्सव है, हर साल 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है और इसे 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में मनाया गया था पहली बार, याद रखना। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने नेक्स्ट है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोअर ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? इतिहास का, एंशिएंट इंडिया का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी है तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो सारे लोग आंसर करना भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखो बड़ी ध्यान से समझना है यार, ठीक है, बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे आपके जैन धर्म के। कैसे, मैंने ये बात कह दी। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक जैन संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु। इन भद्रबाहु के साथ राजपाट छोड़ करके चले गए कर्नाटक के श्रावण बेलगोल में। कहां चले गए? श्रावण बेलगोला में चले गए। और यहां पर एक मेथड है संलेखना, इस संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? जैन धर्म हो गया, याद रखना है। यहां पर एक अलग सा दिया गया है आजीवक। बेसिकली आजीवक इज अ सेक्ट, सेक्ट मींस संप्रदाय है, और इस संप्रदाय के संस्थापक होते थे मक्खली गोसाल। कौन होते थे? मक्खली गोसाल, ये आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, किकली इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? किकली किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई? किकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से भैया सारे लोग आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? किकली जो है वो किसका भाई? आपका राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चे, जो किकली लोक नृत्य है आपको याद रखना है, किकली बड़ा प्रसिद्ध सा लोक नृत्य है, और ये जो लोक नृत्य है ये आपका पंजाब से संबंधित है। कहां संबंधित है? पंजाब से। एक बड़ा अरुणाचल प्रदेश का भी बड़ा प्रसिद्ध डांस है जिसको बोलते हैं मुखौटा। कौन सा है? मुखौटा, ठीक है। राजस्थान का आपको याद रखना है घूमर है, और आपका कालबेलिया है। घूमर है और कालबेलिया है, यह आपका राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध डांस है। गुजरात के नृत्य की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए गरबा जो है वो गुजरात का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, होनोलुलु इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? होनोलुलु किस देश की राजधानी है? ग्रीनलैंड, हवाई, उरुग्वे या मेडागास्कर? फटाफट आंसर करोगे भाई। होनोलुलु किस देश की राजधानी है? और हम लोग जानते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा का जन्म भी वहीं पर हुआ था, और बराक हुसैन ओबामा का जो जन्म हुआ था वही आपकी राजधानी है, यहां पर जन्म हुआ था बराक हुसैन ओबामा का। और ये आपकी हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप समूह की राजधानी है, याद रखना है। यहीं पर एक बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जिसको हम लोग कहते हैं मोना लोआ। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है आपके, और रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसको याद रखना भाई, ठीक है। मोना लोआ इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के ऊपर अगर राजनीतिक अधिकार कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं राजनीतिक अधिकार है डेनमार्क का। किसका राजनीतिक अधिकार है? डेनमार्क का। उरुग्वे में पहला विश्व कप फुटबॉल हुआ था, और उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो। मॉन्टेविडियो यह आपकी उरुग्वे की राजधानी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चे, यहां पर समझिए, विच वेदा इज रिलेटेड टू गंगा? गंगा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? गंगा किस वेद से संबंधित है? बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जब भी हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं ऋग्वेद में किसका उल्लेख कितनी बार आया है? थोड़ा सा समझिएगा बोर्ड पे बहुत ध्यान से। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है 1 बार, यमुना का उल्लेख है 3 बार। तो हमारा आंसर तो भाई आपका ऋग्वेद हो गया। कहां पर रहा? ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अब अगर कभी पूछा जाएगा ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितने बार है, तो आप कहिएगा 8 बार। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा समिति का उल्लेख कितने बार है, तो आप कहिएगा 9 बार। ऋग्वेद में अगर मंडल पूछे जाएं कितने हैं, तो आप कहिएगा 10 मंडल हैं।
ऋग्वेद में अगर पूछा जाए परिवार मंडल का किसको कहते हैं, तो मंडल नंबर 2 से 7 तक को हम लोग परिवार मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अब वेदों का सही क्रम आपसे कभी पूछा जाए तो एक कोड याद रखना है, रायसा। ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद है, फिर उसके बाद सामवेद है, सबसे अंत में आपका अथर्ववेद है। यह आपका कोड हो जाता है रायसा। क्लियर है भैया, याद रहेगा सारे लोगों को। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर पूछा जाए संगीत से संबंधित वेद तो आप कहेंगे सामवेद, अगर पूछा जाए कर्मकांडी वेद तो आप कहेंगे यजुर्वेद। यानी कि संगीत से संबंधित सामवेद और कर्मकांडी वेद आपका यजुर्वेद है, तंत्र मंत्र से संबंधित जादू टोने से संबंधित वेद आपका अथर्ववेद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हु इज नोन एज देशप्रिय, किसे देशप्रिय के नाम से जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता या जयप्रकाश नारायण? फटाफट आंसर करोगे भाई। ये देशप्रिय के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो भैया बहुत ध्यान से समझना है, ये जो देशप्रिय है ये देशप्रिय जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता है। देशप्रिय कौन है? जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को देशप्रिय के नाम से हम लोग जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको हम लोग जननायक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जननायक के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चे? चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रखते हैं, प्योर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, प्योर जीके का क्वेश्चन है। पूछा गया है विच इज द स्मॉलेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे छोटा जो सांप है वो कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा सांप। और यहां पर देखिए एक तस्वीर लगी है, स्वेटर के अंदर, स्वेटर की आस्तीन के अंदर छिपा हुआ बैठा है। इतना छोटा कुछ सेंटीमीटर का सांप होता है। ये बेसिकली इसको बोलते हैं थ्रेड स्नेक। क्या बोलते हैं? ये थ्रेड स्नेक के नाम से जानते हैं, सबसे छोटा है। इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए एक बहुत विशालकाय आपको अजगर दिख रहा है। यह विश्व का सबसे लंबा सांप है, जिसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलेटेड पैथॉन, जालीदार अजगर के नाम से जानते हैं। यह लगभग 10 मीटर से अधिक लंबा होता है और 120 किलोग्राम वजन से अधिक इसका वजन होता है। ठीक है। फिर दूसरी बात, विश्व के सबसे छोटे सांप कौन सा है? थ्रेड स्नेक। इसके बारे में समझ लेना, यह कैरेबियन सागर के सेंट लूसिया, मार्टिनिक तथा बारबाडोस द्वीपों में पाया जाता है, इसीलिए उसका जो नाम है बेसिकली बारबाडोस थ्रेड स्नेक के नाम से भी उसको जानते हैं। यह केवल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। आप 10 से 12 सेंटीमीटर का मतलब इतना बड़ा सांप हो गया बस, ठीक है, एक हाथ के बराबर सांप हो गया, कहीं भी छिपके जाकर के बैठ गया। यह है आपका थ्रेड स्नेक, विश्व का सबसे छोटा सांप। नेक्स्ट है भाई, एडीएचडी डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू। अब देखो ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। आजकल बड़ा ये महत्वपूर्ण है। जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे बहुत स्क्रीन पे टाइम अपना स्पेंड करते हैं, माता पिता जैसे मान लीजिए किसी बच्चा मोबाइल के लिए जिद करता है, टीवी के लिए जिद करता है, टैबलेट लेने के लिए जिद करता है, यानी कि स्क्रीन टाइम, ऐसा माना जाता है, सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों का 3 साल तक स्क्रीनिंग टाइम जो है वो 0 होना चाहिए, उनको स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत ज़बरदस्त इस समय एक डिसऑर्डर बच्चों में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म। ऑटिज्म को हम लोग ASD बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। अब ये जो ADHD है, बेसिकली ADHD इज पार्ट ऑफ ASD, ये एक पार्ट है ASD का। ADHD को बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बच्चों में चंचलता है, बच्चा एक जगह बैठेगा नहीं, उछलेगा कूदेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं, आप कहोगे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये बच्चों में होने वाला एक डिसऑर्डर है, दिस इज नॉट डिजीज। इसीलिए सरकार ने हर साल 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे, वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में मनाना सुनिश्चित किया। और हर साल वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है, बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोग ऑटिज्म के बारे में अवेयर हो जाएं। ये ऑटिज्म अवेयरनेस डे के फॉर्म में भी मनाया जाता है। ठीक है। यहां पर देखोगे एक बच्चा जो है वो उछल कूद सा मचा रहा है,
ये ADHD ध्यान घाटे की सक्रियता विकार के लिए खड़ा ये माना जाता है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है। अब देखो यहां पर मैंने कुछ और चीजें दी गई हैं। अ पर्सन विद ADHD हैज डिफरेंसेस इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड द ब्रेन एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स अटेंशन, द एबिलिटी टू सिट स्टिल एंड सेल्फ कंट्रोल। यानी कि ADHD वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास और मस्तिष्क की गतिविधियों में अंतर होता है जो ध्यान को प्रभावित करता है। स्थिर बैठने की क्षमता और आत्मनियंत्रण इसकी कहीं ना कहीं कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टाडोबा एंड गुगामल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। टाडोडा और गुगामल नेशनल पार्क आपका कहां पर स्थित है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र? फटाफट आंसर करोगे भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? तेजी से आंसर करोगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तेजी से आंसर करिए भाई, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आंसर करना है क्योंकि दोनों ही ये आपके एक ही जगह हैं, टाडोबा और गुगामल। ये आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर हैं? महाराष्ट्र में है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा, एक बहुत प्रसिद्ध है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। तो आप लोगों को बताना है ये कहां पर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा चंद्रप्रभा कहां पर है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी, यानी जिसको हम लोग MNP बोलते हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है ये आपकी कहां से शुरू हुई? हरियाणा से। कहां से शुरू हुई? हरियाणा से। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आपकी कहां से शुरू होती है? हरियाणा से शुरू होती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। केरल भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, एक ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू इंपोज एंड इरिगेशन टैक्स कॉल्ड हक ए सर्व। ये जो हक ए सर्व नामक सिंचाई कर है, ये लगाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? ये थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एक सिस्टम से, और वो सिस्टम है आपका कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम मतलब नहरें, और नहरें सबसे पहले जो नहरें खुदवाई वो खुदवाई थी GT यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरें खुदवाई। उसके बाद में आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नहरें और बढ़वाई। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, उसने कहा कि भाई सारे किसान नहरों से सिंचाई कर सकते हैं लेकिन उनको बदले में कर देना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड इरिगेशन टैक्स। उसका एक नाम दिया हक ए सर्व, और कहा जितना आपका प्रोडक्शन होता है उसका 10% आप लोग टैक्स के रूप में दीजिए, डेट इज कॉल्ड हक ए सर्व, स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो फिरोज शाह तुगलक के बारे में और भी बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या सवाल आता है? फिरोज शाह तुगलक से सवाल बनेगा, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। दूसरा बनेगा दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, दारुल सफा चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये सब किसने स्थापित किए? ये सब के सब आपके फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए, याद रखना है। फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में स्थित है वो भी इन्होंने बनवाया था, जिसका नाम मोदी जी ने अब अरुण जेटली मैदान कर दिया है, यह भी आपको याद होना चाहिए। यह भी तुगलक वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल बादशाह भी कहते हैं, इसका मूल नाम जौना खान है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, व्हेन वाज द इंडियाज नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट डिक्लेयर्ड, यानी कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को कब डिक्लेयर किया गया? 2009, 2010, 2005, 2015। यह आपका होमवर्क का नंबर 1 क्वेश्चन में दे रहा हूं। आज का होमवर्क का नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। होमवर्क का आज का नंबर 1 का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। यह होमवर्क का नंबर 1 क्वेश्चन आज का है। क्लियर है भाई सारे लोगों को? यह आज का होमवर्क का नंबर 1 क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को याद रखना है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन्स हनी, यानी कि निम्नलिखित में से शहद में क्या नहीं होता है? विटामिन, मिनरल, या एमिनो एसिड्स, या कैसीन। कौन सा आपका शहद में नहीं होता है, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आंसर करोगे भाई, शहद में कौन सा नहीं होता है? एक बार तेजी से आंसर करिए सारे के सारे लोग। देखो भाई, शहद के सारे कंटेंट्स हम अभी आपके सामने यहां पर रखेंगे।
केसिन चूंकि मिल्क में होता है, शहद से लेना देना नहीं, बाकी ये सब होता है। कैसे समझिएगा, देखो भाई, ये आपका मधु यानी कि शहद है, कार्बोहाइड्रेट भी है, शर्करा भी है, ये रेसा भी है जिसको फाइबर कह सकते हैं, फैट भी है, प्रोटीन भी है, वाटर भी है, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, ये सारे के सारे कंटेंट आपके किसमें होते हैं, ये आपके शहद में होते हैं, लेकिन केसिन वहां पर नहीं है। ठीक है, अब शहद के बारे में थोड़ा सा और समझिए। शहद या मधु एक मीठा चिपचिपा अर्थ तरल पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों के द्वारा पौधों के पुष्पों में स्थित मकरंद कोषों से स्रावित मधु रस से तैयार किया जाता है और आहार के रूप में एक मौन ग्रह में संग्रह किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा शहद में जो मीठापन होता है वो मुख्यतः ग्लूकोज, एकल शर्करा, फ्रक्टोज के कारण होता है। दूसरी चीज, शहद एक प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक आहार है जिसे त्वचा को सुंदर बनाने, मोटापा कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हो चुके हैं और जिम जाने का समय नहीं है तो शहद का प्रयोग करके बिल्कुल स्लिम ट्रिम बन सकते हैं, ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है कि भाई मॉर्निंग हो तो गुनगुने पानी में शहद 1 चम्मच डाल के मिला करके उसको पीना चाहिए, कहीं ना कहीं फैट को रिड्यूस जरूर करता है इसीलिए। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, ये भी आपका मैं होमवर्क के लिए आज क्वेश्चन देता हूं, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? ये आपका होमवर्क नंबर 2 क्वेश्चन है आज का, ये आपका होमवर्क नंबर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वाई यूकेलिप्टस वॉज डिक्लेयर्ड द एनिमी ऑफ द एनवायरमेंट? यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु घोषित क्यों किया गया? बीइंग वेरी लार्ज, बहुत विशाल है इसलिए। यह आपका पूछा गया ड्यू टू यूजलेस, प्रयोगहीन है इसलिए, लकड़ी प्रयोग आती है बाकी तो कुछ है नहीं प्रयोग। फिर है ड्यू टू एक्सेसिव वाटर इनटेक, बहुत ज्यादा पानी खींचता है इसलिए, या नन ऑफ दीज। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहते हैं, मालूम क्यों? जहां कहीं भी होगा उसकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं और बड़ी दूर तक फैली होती है, पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है। कहीं उसके पास में अगर कोई बोरिंग वगैरह कराता है तो पानी का कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, तो अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण इसको पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द लास्ट किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र थर्ड, परांतक फर्स्ट या कुलोत्तुंग फर्स्ट? चोल वंश का अंतिम राजा है आपका राजेंद्र थर्ड। कौन है? राजेंद्र थर्ड। लेकिन अगर कभी संस्थापक पूछे जाएं तो आपको बताना है चोल वंश का संस्थापक है आपका विजयालय। कौन है? विजयालय आपके चोल वंश का संस्थापक हो जाता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सती अपीयर्स इन विच डायनेस्टी? किस वंश में सती प्रथा का पहला उदाहरण मिलता है? चालुक्य डायनेस्टी, पल्लवा, गुप्ता या मौर्य? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई? फटाफट से आंसर करेंगे। किस वंश में सती प्रथा का पहला उदाहरण मिलता है? अगर आपने कभी गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ा है, गुप्ता डायनेस्टी में हम सभी लोग जानते हैं कि 510 ईस्वी में, 510 एडी में एक शासक हैं जिनका नाम है भानुगुप्त। भानुगुप्त और 510 एडी में मध्य प्रदेश के सागर से, कहां से? सागर से, और वहां से एक अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं एरण का अभिलेख। उस एरण के अभिलेख में ही हमको सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? भानुगुप्त किस वंश का है? यह आपके गुप्त वंश का हो जाता है, याद रखना है। क्लियर है भाई सारे लोगों को? चलिए, पल्लव वंश का अगर कभी संस्थापक पूछा जाए तो पल्लव वंश का संस्थापक आप कह सकते हो वो हैं सिंह विष्णु। कौन हो सकते हैं भाई? सिंह विष्णु आपके पल्लव वंश के संस्थापक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? फटाफट आंसर करोगे, बड़ा बेहतरीन सा उपनिषद है और एक ऐसा उपनिषद है जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है, जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य होते हैं,
उनके बीच में कन्वर्सेशन है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जो संवाद है, वो संवाद आपका क्या है, वो बृहदारण्यक उपनिषद है, और ये आपका बेसिकली शुक्ल यजुर्वेद के पार्ट में आएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांडी वेद कहा जाता है, सामवेद संगीत का वेद कहा जाता है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कहा जाता है, जादू टोने का वेद क्या कहा जाता है, अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिलेटेड टू पब्लिक सत्य धर्मा, यानी कि कौन सी पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म से संबंधित मानी गई है? क्या वो रस्त गुफ्तार है या रेस्ट गुफ्तार की नाम से बोलते हैं इसको? एग्जैक्टली हिंदी में रस्त गोफ्तार भी कहते हैं, रस्ट गोफ्तार भी कहते हैं, रेस्ट गोफर के नाम से भी जानते हैं। गुलामगिरी है या हरिजन है या इंडिपेंडेंट है? कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें आपका सार्वजनिक सत्य धर्म से संबंधित माना गया है? याद रखना है आपको, सार्वजनिक सत्य धर्म से संबंधित आपका गुलामगिरी है। यह किसकी है आपकी? यह आपकी ज्योतिबा फुले की है। किसकी है? यह ज्योतिबा फुले की है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, 10 राजाओं की लड़ाई ऋग्वेद के किस मंडल में है? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं 10 राज्य युद्ध। क्या बोलते हैं? 10 राज्य युद्ध के नाम से बोलते हैं, या हम लोग इसको कहते हैं 10 राज्य युद्ध। कहां पर है? ये 10 राजाओं की लड़ाई ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद में तो मंडल हैं 10, तो उनमें से 10 में कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। तीसरे मंडल में आपका जो है वो गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में क्या है आपका? गायत्री मंत्र है, याद रखना है। नमा मंडल किसको समर्पित है? नमा मंडल आपको सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को। 10वां मंडल जो है इसमें आपका एक सूक्त है, उस सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त, और इस पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पापीकोंडा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। पापीकोंडा नेशनल पार्क आपका कहां पर है? यह मैं आपका होमवर्क नंबर 3 क्वेश्चन देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, याद रहेगा पापीकोंडा नेशनल पार्क। हालांकि मैंने बिफोर का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने ऑप्शंस में इसकी चर्चा की थी, ऑप्शंस में हमने इसकी चर्चा की थी, तो आप लोगों को बताना है यह पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। होमवर्क नंबर 3 क्वेश्चन हो गया भाई, याद रखना है, सभी लोगों को आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। किस वर्ष में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई? देखो भाई, जब भारत की राजधानी शुरुआत में अंग्रेजों ने बनाई कलकत्ता। क्यों बनाई? अंग्रेजों का केंद्र हुआ करता था बंगाल, तो उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाई, और कलकत्ता राजधानी रही 1911 तक। 11 में हालांकि डिक्लेयर हुआ कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी, लेकिन बनी नहीं थी। 12 में आकर के ये राजधानी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाती है, यानी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है सारे लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। रक्त वर्ग की खोज किसने की? हेनरी वेकुरल, कार्ल लैंडस्टीनर, लुई पास्चर या विलियम हार्वे। रक्त वर्ग की खोज किसने की? डिस्कवर्ड ऑफ द ब्लड ग्रुप, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। फटाफट से आंसर करोगे, करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? देखो भाई, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप सभी लोग आंसर करिएगा। देखो भाई, ये जो रक्त वर्ग की खोज की गई है, ये रक्त वर्ग की खोज की गई है कार्ल लैंडस्टीनर ने। रेबीज का टीका अगर कभी पूछा जाएगा तो रेबीज का टीका आपका लुई पास्चर ने बनाया है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज पूछी जाए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विलियम हार्वे होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन। इसका करेक्ट आंसर हम लोग जानते हैं ब्यूटेन है। अब आप लोग एक और बताइएगा, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? सीएनजी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? यह भी आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। एलपीजी में मुख्य घटक कौन से हैं? सीएनजी में मुख्य घटक कौन से हैं? ये दोनों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दोनों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिकॉर्ड ऑफ द
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द मसल्स इज नोन एज, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम में, या ईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम में, या ईएमआई में। देखो ईएमआई तो पहले उड़ा दो, कोई मतलब नहीं, इसका तो मतलब होता है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, जो किस्त वगैरह हम लोग देते हैं वो ईएमआई हो गया, कोई मतलब नहीं यहां पर। ईसीजी आपकी हार्ट से रिलेटेड है, ईईजी ये ब्रेन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। देखते ना ईईजी में क्या होता है कि जैसे बहुत बार किसी ने अपना एमआरआई कराया, तो एमआरआई में खासकर ये जिन लोगों को दौरे आते हैं, झटके आते हैं, उनके लिए होता है। एमआरआई अगर किसी व्यक्ति ने कराया तो कभी कभार नई चीजें डायग्नोज हो पाती हैं, तो ईईजी क्या आता है, ईईजी में क्या है, वेव्स को देखता है कि भाई झटके आ रहे हैं, कहां पर कितनी वेव्स मूव की है, कहां पर कितनी डाउन की है। तो ये देखिएगा, ये जो भी न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट ही ये टेस्ट वगैरह वहां पर करेगा, आपका जो डॉक्टर होगा वहां पर उसके यहाँ सुविधा होगी ईईजी की। ईएमजी आपकी ये बेसिकली मसल्स के लिए, ये भी आपका वही करेगा न्यूरोलॉजिस्ट ही, ठीक है। तो ये आपका मसल से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ईएमजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द बोन्स इन द एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखो भाई, स्केलेटल सिस्टम या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र, क्या कहते हैं बच्चे, कंकाल तंत्र, ये दो पार्ट में है। पहला हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल, जिसको बोलते हैं भाई एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरा है उपांगीय कंकाल, जिसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें 80 हड्डियां हैं, इसमें 126 हड्डियां हैं, दोनों को जोड़ दो तो कितनी हो गई, 206 हड्डियां हो गई। तो यहां पर पूछा गया है एपेंडिकुलर में, तो हमारा एपेंडिकुलर में कितनी है, 126। 126 कहां पर है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में। चलिए, तो ये हमारा आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। आप लोग बढ़िया तरीके से, रेगुलर तरीके से जुड़ते रहिए और सारे होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए। फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सेशन को शेयर अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।